Now, next part is section 19. We have studied till section 18, from 14 to 18 for general exception. Section 19 talks about necessity. कई बार हालत ऐसी हो जाती है, सिचुएशन ऐसे हालत आ जाते हैं कि आपको जबरदस्ती वो करना पड़ता है. चलो इसको डिटेल में देखते हैं क्या है. सेक्शन 19 जो है वो ये कहता है, आपको पता है, you know that whatever act you are going to perform is going to likely to cause harm. आप कुछ करने वाले हो जिससे हार्म होने वाला है. कितने प्रोपोर्शन में आप कोशिश करोगे कम से कम हार्म हो, बट लाइकली हार्म होने की आप तो ट्राई करोगे कोई हार्म ना हो, बट नेसेसिटी है कि आपको करना पड़ेगा. ऑब्वियसली देयर इज नो क्रिमिनल इंटेंशन, बट यू नो कि ये मैं करूंगा तो देयर विल बी सम इंजुरी कॉज टू समवन. Up to what extent, up to what level, you don't know. You try to minimize the injury so that बड़ा इंजुरी हट जाए. छोटी सी बड़ी गलती को ना हो, छोटी चीज को हम बड़ा क्राइम या बड़े ज्यादा लोग की जान ना चली जाए, ज्यादा लोगों की जान ना चली जाए, कम हार्म हो, ये मैं कोशिश करूंगा कि मोस्टली देयर विल बी नो हार्म, बट इफ सपोज होता है तो वो कम से कम हो. ठीक है. तो सेक्शन 19 का अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं, ओके, इट्स समटाइम्स इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन. कि आप सपोज आप कार से जा रहे हो, आपके आगे एक राइट टर्न है और एक लेफ्ट टर्न है. राइट टर्न पे सपोज देयर इज अ क्राउड गोइंग, जहां पे समझो गणपति विसर्जन है या वहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं. राइट टर्न पे मेन मार्केट है, और लेफ्ट हैंड साइड पे कच्चा रोड है, बट वहां पे एक आधा काऊ कैटल या एक आधा इंसान, वो बोलता है ना, वो काऊ कैटल बकरियों को चराता है, वो है. और आपको पता है कि भाई गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है. ब्रेक, क्योंकि ब्रेक लगाना चाहिए ना, बट आपका ब्रेक फेल हो गया. अब ठोकना तो है किसी को. सीधा ठोक दोगे तो आपकी गाड़ी में 8 लोग हैं, आप अकेले नहीं हो. आप खुद चला रहे हो, आपकी गाड़ी में 8 लोग हैं. राइट हैंड साइड पे पूरा मार्केट है, लेफ्ट हैंड साइड पे जानवर है और एक बंदा है जो उन लोगों को बकरियां चरा रहा है. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या करोगे बताओ? विच टर्न विल यू टेक? विल यू हिट हेड ऑन, हिट कर दोगे, आपके सभी गाड़ी के 8 लोगों की जान खतरे में डालोगे, या मार्केट में घुसेड़ दोगे, या तुम वो कच्चे रास्ते में जहाँ पे भेड़ बकरियां वहां पे वो इंसान वहां डालोगे, है ना? क्योंकि आप भेड़ बकरियों की तरफ गाड़ी घुमा दोगे. अब जैसे अगर इसी का एग्जांपल, अभी शिप चला रहे हो, शिप टाइटैनिक, आगे आइसबर्ग है, हाँ, राइट हैंड साइड पे एक दूसरा छोटा जहाज है, और एक यहाँ पे 2 फिशरमैन है जो मछलियां पकड़ रहे हैं. अब आपकी बोट तो रुक नहीं रही, टाइटैनिक है, ठोकने वाले हो आप. सीधा ठोकोगे तो पूरी टाइटैनिक डूब जाएगी. आपके 2-3 हजार लोग हैं टाइटैनिक में, सब मर जाएंगे जो मरी गए. और राइट हैंड साइड पे दूसरी शिप है जहां पे 100-200 लोग हैं, और यहाँ पे 2 फिशरमैन है. आप क्या करोगे? फिशरमैन. तो अब यहां पे नेसेसिटी है कि सर मैं क्या करता, मेरे पास ऑप्शन क्या था? आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू डू दिस. गाड़ी कंट्रोल में नहीं थी या शिप कंट्रोल में नहीं थी, तो आई ट्राई टू हैव लेस इंजरी. तो ये मैंने जबरदस्ती, देयर वाज नो क्रिमिनल इंटेंशन. इज देयर एनी क्रिमिनल इंटेंशन? नो. मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने की मैंने कोशिश की, और कम से कम इंजुरी हो, कम से कम हार्म हो, इसकी मैंने कोशिश की. सही बोल रहा हूं ना? अब हार्म तो हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन बाद होगा, लेकिन इट विल नॉट बी मर्डर, और इट विल नॉट बी कल्पेबल होमिसाइड, और इट विल बी नॉट लाइक दैट. वो बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ क्या है, मैलिफाइड इंटेंशन है, क्रिमिनल इंटेंशन है, नहीं, वो बाद की बात है. लेकिन मोस्ट लाइकली इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. इट इज कंप्लीटली फैक्चुअल. जैसे मैंने आपको शिप का एग्जांपल दिया, कि शिप जा रही है, उसमें 100-200 लोग हैं, साइड में एक छोटा सा बोट या छोटा सा जहाज जहाँ पे अनदर 50-60 लोग हैं, और एक फिशरमैन की बोट है. तो फिशरमैन की बोट को ही उड़ाओगे, क्योंकि शिप को तो ब्रेक होते नहीं है. ब्रेक लगाओगे तो इमीडिएटली रुकती नहीं, बड़ा जहाज इमीडिएटली नहीं रुकता, उसको धीरे 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 रोकना होता है. पानी है ना, इट विल टेक टाइम टू स्टॉप. तो ये होता है आपका सेक्शन 19. लेकिन सेक्शन 19 में देखा जाता है कि ये जो किया गया है, इट इज विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन एंड इट हैज बीन डन इन गुड फेथ. और ये भी देखा जाता है कि भैया
जेन्युइनली उसने कम से कम हार्म करने की कोशिश की है, कम से कम। ये सब देखा जाएगा। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड टिल सेक्शन 19, नेसेसिटी तक हमने कर दिया है। लेट्स गो अहेड नाउ सेक्शन 20, बिकॉज सेक्शन 20 you should know any child below the age of 7 cannot be punished for any crime. 7 साल से अगर कोई बच्चा छोटा है, 60 नाही, वो बच्चा नाही होता ना 60 का, एवढं पण दळभद्री नसावं की बाबा 7 वर्षाचा जर लहान बाळ असेल, त्याच्या हातून जर काही क्राईम झाली, मर्डर झाला, काय मारल्या गेलं मेलं, तर ते बाबा आता लहान आहे, त्याला कळत नसतं ना 7-8 वयाचा व्यक्ती, तर दॅट इज नॉट अ क्राईम. सिम्पल, इट इज नॉट व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. नाही, आता जसं फॉर एक्झाम्पल मूवीज, इफ यू हॅव सीन इन द मूवीज दॅट इफ चाइल्ड इज प्लेइंग विथ अ गन, the gun is loaded and he shoots like in the movie, and the father gets shot, the father is dead. Up what to do? What will you do? You'll put the child in behind bars? Sir, still any relative, any jaan pehchan wala, security guard, doodh wala bhaiya, what can you do? Child has done that, so it's not a crime. Any child will. प्रॉपर्टी आग लागली, फुटलं काहीतरी, गाडीला आग लागली, हा, मग ते जसं आता बऱ्याचदा एखाद्या लहान मुलांनी ऑनलाईन काहीतरी ऑर्डर केलं, महाग केलं ना ऑर्डर, आता आई बापाला म्हणून तर ते पोरांच्या हातात मोबाईल द्यायचा नाही. ट्रेन जरी केलं असेल तरी बऱ्याच दिवशी फिजिकल मेंटल तेवढी कॅपॅसिटी नसते समजायची गोष्टी, त्याला तेवढी समज नसते, आणि बिकॉज दॅट इज अ चाइल्ड, इट इज इझिली ब्रेन वॉश्ड. The person who brainwashed that child will be responsible, not the child himself or herself. Juvenile मध्ये जे असतात ते above the age of 7 till 18. त्याच्यामध्ये पण तो दुसरा सेक्शन आहे, मी तुम्हाला तोच सांगणार, तो सेक्शन 21. सेक्शन 21 इज लाईक इफ द चाइल्ड इज बिटवीन द एज ऑफ 7 to 12. 21 काय म्हणतं, व्हॉट डज 21 से? इफ द चाइल्ड इज बिटवीन द एज ऑफ 7 to 12, आता 7च्या खाली तर क्राईम नाही आहे, हे क्लिअर झालं. 7 ते 12 मध्ये जर कुठला पोरगा असेल, पोरगी असेल, त्याच्या थ्रू जर एखादी क्राईम झाली असेल, तर इन दॅट पर्टिक्युलर सिच्युएशन अगेन इट इज नॉट अ क्राईम, बिकॉज दे आर नॉट मॅच्युअर इनफ, बट स्टील दे विल स्टडी द केस. बिकॉज आत्ताच्या काळातले जे पोरं आहेत 10-11 वर्षाचे, त्यांना अक्कल आहे, दे नो व्हॉट इज व्हॉट, दे नो एव्हरीथिंग. सो अ कमिटी माइट बी सेट to check whether the child is genuinely mature or not, है ना, genuinely, that will be checked, and if it is found that okay, that child really didn't have any idea, or that child was not motivated by someone, then it will be okay, that is fine. Otherwise that child can be treated as a juvenile. There are some violent children, those who hit, वो बच्चों को, दूसरे बच्चों को मारते हैं, और उनके माता पिता कुछ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से किसी को धक्का दे दिया, दूसरे का बच्चा नदी में गिर के मर गया, मारा है, पीटा, सर में पत्थर फेंक के मारा, बच्चा मर गया आगे वाला, तो बच्चे को देखा जाएगा, उसके साइकोलॉजिकल स्टडी की जाएगी, कि एनालिसिस की जाएगी कि बच्चा ऐसा क्यों है. उसको फिर आप आम बच्चों के साथ रख नहीं सकते, उसको ट्रीटमेंट के लिए अलग लेके जाना पड़ेगा, है ना. that child will need some kind of medical and psychiatric treatment, ताकि उसका जो वायलेंट स्ट्रीम है ना वो कम हो जाए. जेल तो नहीं होगी डायरेक्टली, एक चाइल्ड केयर होम में उसको रखा जाएगा, या किसी जहाँ पे उसका साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट हो सकता है 7 से 12 के बीच में. ठीक है, हाँ, यस, बिकॉज द गार्डियन और द पेरेंट्स. बट नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, इफ that child is orphan, then yes, whoever legal guardian, that will be legal guardian, but because that particular child is, ते आता पोरग लहान आहे, चुकलं तर काय करणार, त्याला काहीच नाही. ते झालं ना, राम बहादूर थापा, ती बाई मेली, कसलं कॉम्पन्सेशन,
की बाबा सी इफ सपोज एनीबडी डाईज नथिंग कॅन डू इन दॅट, बट एखादी प्रॉपर्टी गेली एखादा काहीतरी त्याचे तुम्ही आई वडील पैसे देऊ शकतात पण ते देण्याच्या कॅपॅसिटीच नाही त्यांच्याकडे, मग काय करणार तुम्ही? पॅरेंट्सला तर जेलमध्ये टाकू शकत नाही, पॅरेंट्सची काय चुकी आहे याच्यामध्ये? ते पोरग येड आहे किंवा ते नासमज आहे, लहान आहे ना त्यामुळे. ओके, सो वी हॅव टू अंडरस्टँड की रॅशनल काय आहे की बिकॉज ऑफ देअर इनकॅपॅसिटी टू अंडरस्टँड द कॉन्सिक्वेन्सेस एनी चाइल्ड अंडर द 7 विल नॉट बी लायबल बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ मॅच्युरिटी. ओके, अँड अगेन जसं फॉर एक्झाम्पल असं पण होतं ना, घरी लहान मुलं गोष्टी उचलतात शॉपमधनं, त्याला चोर म्हणणार का तू? पप्पा पप्पा चॉकलेट, ते उचलून खिशात टाकून देतात किंवा खाऊनही टाकतात, लहान आहेत ना ते. आपण डायरेक्ट मर्डरच्या गोष्टी करतोय पण ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी होतात लहानपणी असताना, की बाबा की काहीतरी डीमार्टला गेलं काहीतरी उचललं फोडलं तर खावं लागेल ना ते, म्हणजे आता ते पैसे भरावं लागतील ना त्याचे तुम्हाला, कॉमन सेन्स. पण इट इज नॉट BNS, इट्स नॉट अ क्राईम, असं लक्षात घ्या. तुमच्या डोक्यामध्ये नुसते रेप आणि मर्डरच, किती क्रिमिनल माइंडेड आहात तुम्ही दळभत्रीच. हा, त्याच्यामुळे असं होऊ शकतं. त्याच्यामुळे एज फार महत्वाची आहे, एज कन्सिडर केली पाहिजे. क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन इन्फन्सी इज नॉट क्रिमिनल ते क्राईम नाही, ते ना समज आहे, ते इमॅच्युरिटी आहे त्या बाळाची, हे लक्षात घ्या. ओके, सेक्शन 21 जसं म्हटलं, बिटवीन द एज फ्रॉम 7 to 12 ऑन द बेसिस ऑफ immaturity, that particular child will not be punished, okay, under BNS. But see, below the age of 7 is an absolute exception. There is no if or, but section 21 has exception that that child has to be immature. But if that child comes to be known that this child is not immature, that child knew what he was or she was doing at the time of that offense, that child can be sent to declared as a juvenile and can be kept in the juvenile court or juvenile jurisdiction. हे एक्सेप्शन आहे आर्टिकल सेक्शन 21 ला. इमॅच्युरिटी नसेल तर दॅट चाइल्ड विल बी पनिश्ड. पण जर इमॅच्युअर आहे हे सिद्ध झालंय, दॅट चाइल्ड जेन्युइनली डिड नॉट नो द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ हिज ऍक्शन और हर ऍक्शन, देन दॅट चाइल्ड विल बी not punished. Okay, anybody above 7 and below 12, an immature understanding of the consequences is the most important condition here. If that condition is not satisfied, that child can be punished or treated as a juvenile. Okay, ज्युव्हेनाईल जे चाइल्ड केअर होम असतं, जसं आता निर्भया केसमध्ये पण तो 17 वर्षाचा मुलगा होता ना, दॅट इज अ डिफरंट केस. क्लिअर कट ज्युव्हेनाईल होता तो, बट दॅट ही रेप्ड हर. तो ॲज पर द लॉ ही वॉज सेंट टू चाइल्ड केअर होम फॉर 3 years. Maximum you can keep for 3 years. That is the maximum punishment as for a juvenile. That's it. So depending on the situation, you can keep it for 3 years, 2 years, 6 months, 1 year, or if anybody adopts or becomes a legal guardian, any relative, then that child can be, अच्छा आप संभालो अभी, मतलब there will be somebody responsible to take care of that child ना. इसने कुछ गलती किया तो कोई तो कंपनसेशन पे करे, वरना इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये कुछ भी करेगा. ओके, सो समझ में आया 2021 में. ओके, उसके बाद सेक्शन 22 अगेन. सेक्शन 22 इज वेरी इंटरेस्टिंग. If a crime is committed by a person of unsound mind, if a crime is committed by a person of unsound mind, that is not a crime. उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाएगा ट्रीटमेंट के लिए. लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर अगेन, unsound mind at the time of committing the offense. See, some people are there who look sound. They look sound, but actually they are having mental traumas or they are mentally sick. They don't know that, and something triggers them, and the other personality comes out. Double personality, dual personality. आपने देखा मूवीज में देखा, हाँ, मल्टीपल. तो आप पनिश नहीं हो. कौन सा मूवी था वो? हाँ, there was this अपरिचित, because they didn't know each other. अपरिचित तो उसको छोड़ दिया.
सीरीज है, मूवीज हैं, तो ऐसे केसेस में अगर आपको दिखता है कि वो इंडिविजुअल मेंटली सिक है लेकिन उसको ही पता नहीं है वो क्या कर रहा है एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस, दैट पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड। बट ऐसा नॉर्मल घूम रहा है अपने एमआईटी में, से बहुत लोग हैं। क्या क्या ब्लड के देख के भी ट्रिगर हो जाते हैं, होते हैं। So that particular person at the time of the committing offense, he was insane, he was insane or he was unsound, then that is not a crime. And suppose ऐसा भी अगर सिचुएशन होता है कि वो नॉर्मली वो पागल है, मतलब वो अनसाउंड माइंड का है, बट एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस ही वाज सेन, ही न्यू ही वाज व्हाट ही वाज डूइंग, देन इट इज अ क्राइम। इसके टेस्ट्स होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट्स होते हैं, एनालिसिस होते हैं, जिसके अंदर जो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं वो चेक करते हैं, साइकेट्रिक अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उस इंडिविजुअल पे। हम्म सी आई एक्सप्लेन इन डिटेल। मेंटल इलनेस मतलब क्या होता है कि सिर्फ कोई मेंटली इल है या उसको कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है या कुछ अबनॉर्मल बिहेवियर है उसका, नॉर्मल बिहेवियर नहीं, अबनॉर्मल बिहेवियर, या उसको कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, किसी किसी को मैथ्स ऐसा वो चलता ही नहीं दिमाग, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो वो तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप उसको अनसाउंड माइंड का पर्सन डिक्लेयर नहीं कर सकते। जस्ट उसको मैथ्स नहीं आता या उसको कंसेप्ट समझ में नहीं आती या वो स्लो लर्नर है, तो आप उसको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर नहीं कर सकते। देयर आर वे टू मच, द क्रूशियल क्वेश्चन ओवर हियर इज, if that person is unsound mind, does that person actually understand the consequences of his or her action? वो important है, does that particular person is capable of understanding the consequences of his actions? जैसे अभी certain movies हैं जहाँ पे जो बच्चा होता है, now that kid is mentally unstable, mentally disabled person, but उनके sexual needs हैं। 18 साल के बाद जब वो जवान होने लगते हैं, 18 साल के 20 साल के होने के बाद जब वो जवान होने लगते हैं, तो उनके वो फिजिकल नीड के लिए वो नेचुरली वो औरतों की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर उसको अगर वो किसी औरत को छेड़ता है या कुछ करता है तो वो मेंटली, वो बस वो सेक्सुअली उसके हार्मोन्स बहुत पीक पे है, इसके लिए वो ऐसा कर रहा है, नहीं है तो भी एग्जैक्टली वही बता रहा हूं मैं, उसी पॉइंट पे आ रहा हूं मैं कि वो मेंटली अनस्टेबल है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करे कैसे करे। तो ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल को आप झटक सकते हो, हट मार सकते हो, पीट सकते हो, वो रोने लगेगा, बट दैट पर्सन इज नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डूइंग, देन हाउ दैट पर्सन इज अनसाउंड? दैट पर्सन इज साउंड माइंड ना। अगर आप जो कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको समझ में आ रहे हैं, देन यू आर ऑफ साउंड माइंड। हाउ आर यू ऑफ अनसाउंड माइंड? नो। तो आप सिर्फ इस आड़ में डिफेंस ले रहे हो कि मैं मेंटली डिसेबल्ड हो, उसमें तेरा एबल, तू कैसे एबल्ड हो गया? रेपची प्रोसिजर म्हणजे कोणाला रेप त्याला कळणारच नाही ना। I'll tell you one case actually in Mumbai. This case had happened. So there was this case where this a mentally unstable woman, she was a unsound mind or she was in a vegetative state, and she was there on the hospital bed. The peon used to rape her. Rape her means he used to have sex with her, and she used to enjoy it because for her she is mentally incapable, but she needs that sex because she's young, but she doesn't understand what he's doing is just, it's not love, it's lust, but she is not capable of understanding. The peon used to have sex with her, so she was only used to take him, come to me, come to me, like, she wanted that love because she used to like it. Sex is addictive, specifically when you're young. So ती पिऊनलाच बोलून घ्यायची, पिऊन काय होऊन जाऊन द्या. She got pregnant. She got pregnant because of that. And then after all the investigation, it was realized कि पियून ने किया है, तो फिर वो पियून को
उसको रेप केस करी, उसके ऊपर फाइल की, एंड देन द वुमन वो अबॉर्शन करवाया उसका, क्योंकि मदर केपेबल ही नहीं है, बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी, बच्चा मर जाएगा, हाउ द चाइल्ड विल बी टेकन केयर ऑफ, इट वाज अबॉर्टेड। तो ऐसे केसेस होते हैं, तो उसको रेप, ये अलग सिचुएशन है, ये ऐसा हो गया, तो उसको तो समझ में नहीं आ रहा है वो लड़की को, उसको वो अच्छा लग रहा है, शी वांट्स हिम दैट प्यून। उल्टा भी तो होता है ना, उल्टा भी हो सकता है, द चाइल्ड, द मैन, द बॉय डजंट अंडरस्टैंड, उसको सिर्फ वो अच्छा लगता है सेक्स करना। तो लॉट ऑफ टाइम्स पीपल ऑफ सच लाइक पेरेंट्स क्या करते हैं कि फिर they take him to the prostitutes or they take him to some such areas where his sexual needs will be fulfilled। क्या करें, समाज ही ऐसा है हमारा, क्या कर सकते हैं। लेकिन अनसाउंड पर्सन, सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि वेदर दैट पर्सन इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। इफ ही और शी इज, देन दैट पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड। ये इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस, ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। नहीं तो वो मेंटली अनस्टेबल है, वो मेंटली बीमार है, ये है वो है, डज दैट पर्सन अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस? यस, सजा होगी, नो, छोड़ दिया जाएगा। आई डोंट नो वेदर यू गाइस रिमेंबर और नॉट, संतोष माने was a bus driver who killed a lot of people in Swargate bus station। उसने बस निकाली एंड ही स्टार्टेड लाइक वो रोड रेज होता है ना, बस निकाली, गाड़ी कोई नहीं था बस में, चला एंड उसने ब्रेक ही नहीं दबाया। इन दैट ट्रैफिक ही जस्ट केप्ट ऑन स्मैशिंग व्हीकल्स, लोग मर गए, एंड देन ही वाज टेकन टू द कोर्ट कि भाई इसको फांसी होगी। लेकिन द डिफेंस प्रूव्ड इट दैट ही इज मेंटली एट दैट मोमेंट। हाँ, कौन कौन चेक करता है? मेरा कोई चेक कर रहा है मेंटल हेल्थ यहाँ पे? तुम्हारा कोई चेक कर रहा है? नहीं 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 नहीं, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगा? तुम मेंटली पागल हो या तुम्हारा खिसक गया है, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? वो क्या काउंसलिंग सेशन लेंगे तुम्हारे पर? कितने एम्प्लॉयज है गवर्नमेंट के? वैसा देखा जाए तो कॉलेजेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में साइकोलॉजिस्ट होना मैंडेटरी है। जाता है साइकोलॉजिस्ट के बाद कोई, जाने वाले लोग बोलते पागल है। अगर कोई इंडिविजुअल कंसिस्टेंटली साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए या बात करने के लिए जनरल की, भाई कोई इंसान है जो मेरी बात सुन रहा है, वो अगर इंडिविजुअली रेगुलरली किसी सायकोलॉजिस्ट के पास या सायकेट्रिस्ट के पास जाते, हम लोग क्या बोलते, ये येडे येते त्याच्याकडे जाऊन बसते नेहमी सायकोलॉजिस्ट कडे, सायको आहे। एम आई रॉन्ग? पीपल आर नॉट, इवन इफ द गवर्नमेंट हैज स्कीम्स, पीपल विल नॉट गो, एंड देन वन समथिंग ट्रिगर्स एंड यू गो आउट ऑफ हैंड, एंड देन सच इंसिडेंट्स हैपन। एंड इन द कोर्ट इट वाज, डिफेंस ने यही बोला कि एट द टाइम ऑफ दैट, कोई भी आम आदमी, नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं करेगा कि बस पे पेडल दबा दिया और आई डोंट केयर। वो पागल हो गया था उस मोमेंट, ही गॉट मैड। तो उसको उसके बेसिस पे येरोडा मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया उसका, उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे केसेस होते हैं कि उस एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस द पर्सन डजंट अंडरस्टैंड। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज एट द टाइम बिफोर द ऑफेंस, आफ्टर द ऑफेंस, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, बट एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस इफ द पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बाद वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, सब उसको याद ही नहीं आ रहा किया क्या उसने, क्या हुआ क्या, देन दे आर लाइक अरे ये क्या गड़बड़ है, होता है ऐसे। हाँ, दैट पर्सन डजंट अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी इज डूइंग, एंड देन इन्वेस्टिगेशन करते समय नॉर्मल बिहेव कर रहा है बहुत। अरे यार इसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया, इसको पता नहीं सर कब किया मैंने। एंड देन ऑब्वियसली दिस, वो लगाते हैं सब टेस्ट, ये अलग अलग टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट वो टेस्ट, और उसमें भी हो रहा है वो प्रूव, अरे यार ये तो जेन्युइनली बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन, लीगल इंसैनिटी एंड मेडिकल इंसैनिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। लीगल इंसैनिटी का क्या होता है कि इनएबिलिटी ऑफ द पर्सन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्राइम, वो होती है लीगल इंसैनिटी। कि जो मैं क्राइम करने वाला उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, मुझे फांसी होगी, उसको पता ही नहीं, ये आदमी मर जाएगा, ये प्रॉपर्टी जल जाएगी, किसी का नुकसान हो, समझ नहीं आ रहा है। मेंटल इंसैनिटी का अलग होता है, जो मेडिकल इंसैनिटी होती है उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। कोई भी इंसान, मेंटली इंसान नॉर्मल घूम सकता है इफ इज टेकिंग द मेडिसिन। वो होते हैं ना आपके डिप्रेशन एंजाइटी के मेडिसिन होते हैं, उसका अगर कोर्स ठीक से नहीं लिया तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, पता है आपको ये?
बहुत सारे बच्चे जाते हैं, वो मेडिसिन लेते डायरेक्टली, वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अलाउड नहीं है, बट करते हैं बच्चे सेटिंग, क्योंकि वो खाने से आपके सेंसेस काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, आप एडिक्ट हो जाते हो उस मेडिसिन को। उसका अगर आप प्रॉपर कोर्स कंप्लीट नहीं करोगे तो अगर वो मेडिसिन खत्म होने के बाद अगर फिर से, तो आपको लगता है सुसाइड कर लो। उसके ये साइड इफेक्ट्स है, बच्चों को नहीं पता। सो क्रिमिनल कोर्ट्स आर मोर कंसर्न अबाउट लीगल इंसैनिटी, नॉट मेडिकल इंसैनिटी। मेडिकली प्रूवन है कि इस पर्सन के डुअल पर्सनैलिटी है या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या इस इंसान को थोड़ा मेंटल सिकनेस है, बट ये नॉर्मल लाइफ जी सकता है, जा रहा है घूम रहा है, उसको अपने कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ रहा है, उसको कभी कभी ट्रिगर हो जाता है, कभी कभी चिल्लाता है, कभी कभी गुस्सा करता है, बट अगेन ही कम बैक टू नॉर्मल, तो वो चलता है। बट लीगल इंसैनिटी क्या है? एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस दैट पर्सन डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस। समझे? लॉ इज मोर कंसर्न अबाउट लीगल इंसैनिटी, ठीक है। एंड सी, ये प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? नहीं, प्रोसिक्यूशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है ये। वो बंदा क्यों प्रूव करेगा कि मैंने नहीं करा? वो जो आरोप लगाता है उसको प्रूव करना पड़ता है। स्टेट हैज टू प्रूव, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज टू प्रूव दैट ही इज इनसेन और नॉट इनसेन। हाँ, तुम्ही जर नॉर्मल सिच्युएशन्स मध्ये, whenever you file a case of theft, of kidnapping, robbery, डकैती, the person who is filing the case, the burden is of proof is on him or her who is filing the case. But in the cases of specifically women, sexual harassment, rape, eve teasing, voyeurism, uh, all those offenses relating to women, the burden of proof is on the man. That the man has to prove that I didn't rape or she had consent. So that is not the norm actually. The norm is the person who said कि इसने चोरी की है तो भाई प्रूव कर, वो बोलेगा भाई मैंने नहीं की, वो हाथ ऊपर कर देगा, बट आई हैव टू प्रूव कि चोरी की है। जो कंप्लेंट कर रहा है, प्रोसिक्यूटर को बोलना पड़ेगा हाँ इसने चोरी की, स्टेट को प्रूव करना पड़ेगा। मर्डर, स्टेट को प्रूव करना पड़ेगा। बट रेप केसेस में वो बंदे को, विक्टिम को बोल, डिफेंस लॉयर को बोलना पड़ेगा अरे नहीं नहीं मेरे बंदे ने रेप नहीं करा, कंसेंट था, लिविंग में थे। समझे? तो डिपेंड्स अपॉन द ऑफेंस एज वेल कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे। लेकिन इस सिचुएशन में जो इंसैनिटी है वो प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूटर के ऊपर होता है, ठीक है। ऑल राइट। और हमेशा याद रखना, लीगल इंसैनिटी इज डिफरेंट देन मेडिकल इंसैनिटी। दोनों अलग अलग चीज। कभी कभी एक भी हो सकता है कि मेडिकली इंसान पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, इट कैन बी वन ऑल्सो, बट कोर्ट इज मोर कंसर्न अबाउट लीगल इंसैनिटी। देन सेक्शन 23, इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट द पर्सन्स विल। अगर कोई इंसान नशे में कुछ क्राइम कर बैठा, नशे में, अगर कोई इंसान नशे में कुछ क्राइम कर बैठा तो क्या उसको छोड़ा जाएगा या सजा दी जाएगी? अगर वो खुद नशा कर रहा है, नोइंगली कि मैं नशा करने के बाद मेरा कंट्रोल छूट जाता है, तो फिर वो इंसान रिस्पॉन्सिबल है। पर अगर उसको पता नहीं कि उसके ड्रिंक में क्या मिलाया गया है, उसके ड्रिंक में क्या मिलाया गया है, तो फिर उस सिचुएशन में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कई बार कागजात पे आप साइन कर देते हो, किसी को मार देते हो, रेप कर देते हो, वॉट एवर, तो वो इंटॉक्सिकेटेड में उसको पता नहीं वो कैसे उसको नशा दिया गया, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं। मेरे पास रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, ये मतलब उसने मुझे कहा कि सर मेरी एक फ्रेंड है, वो ऐसे ही नाइट आउट पार्टी करने गई और उसके मैंने उसने दारू पी और उसने नशा किया। मैंने बोला नशा किया क्या, उसको नशा दिया गया? She herself took the, did she know that there are going to be drugs in the party? तो उसने बोला सर वो मेरी फ्रेंड है तो मुझे नहीं पता डिटेल में, लेकिन वो इंटॉक्सिकेटेड हो गई थी, उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया गया। तो मैंने बोला चलो अज्यूम करते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड ऑनेस्ट है, अच्छी है, और उसने खुद नशा नहीं किया, उसको नशा दिया गया। तो वो नशे में सो गई और डायरेक्टली जब वो सुबह उठी तो शी वॉज नेकेड एंड शी वॉज रेप्ड, मतलब उसका ब्लीडिंग हो रहा था वजाइना से। तो मैंने बोला मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है? तो उसने बोला सर इस सिचुएशन में कैसे पता चलेगा कि किसने किया सेक्स? तो मैंने बोला डीएनए टेस्टिंग, वजाइनल फ्लूइड से पता चल जाएगा। सभी जो लड़के होंगे उस पार्टी में, सभी लड़कों को बुलाया जाएगा, सभी का टेस्टिंग होगा
और जिसका मैच हो गया उसने सेक्स किया, या जिन लोगों का मैच हुआ उन लोगों ने किया। अगर गैंग होगी तो 2-3 लोग होंगे तो, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन सर अगर पुलिस में जाएंगे तो पेरेंट्स को पता चलेगा, मतलब ऑब्वियसली। लेकिन सर उसको उसके पेरेंट्स को नहीं बताना है तो चुपचाप बैठो। हाउ कैन दैट हैपन कि आप पुलिस के पास रेप केस फाइल करो और आपके माता पिता को पता नहीं चलेगा? मेरा सवाल आने ही वाला था कि वो माइनर थी क्या, 18 के अंदर थी क्या, 18 के ऊपर थी? दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। पर मैंने बोला क्यों इतना एंटरटेन कर रहा हूं मैं इस टॉपिक को, जाने दो, क्योंकि माता पिता को बताना ही नहीं है, मतलब ये चीज वहीं पे दब जाएगी। सही बोल रहा हूं ना? वो बोल रही है कि मुझे पता करना है, पर कैसे? मैंने बोला पुलिस के अलावा कैसे कौन कर सकता है? कौन बंदा आगे आके बोलेगा हाँ मैंने किया? कोई नहीं आएगा आगे, या हमने किया, कोई नहीं आएगा। तो जो बोलते हैं कि भाई लड़कियों ने थोड़ा खुद का ख्याल रखना चाहिए, क्यों बोलते हैं माता पिता या उसके दोस्त या उसके रिलेटिव? इसी चीज के लिए। बट भाई फेमिनिज्म, वुमन एम्पावरमेंट, ठीक है चलने दो, मैं मेरी मर्जी की हूं, मैं जो बोलूंगी वही सही है, ओके चलने दो। ये ऐसा होता है फिर। अब वो बोल रही, अब ऑब्वियसली इट इज अ ट्रॉमा, ट्रॉमा है ना, जिंदगी भर रहेगा। माता पिता को भी कुछ बोल नहीं सकते। तूने नशा कैसे किया? शुरुआत वहां से होगी। किसने दिया, कैसे दिया, सीसीटीवी कैमरा प्रूफ कैसे करोगे किसने दिया? मारलं म्हणजे? हा नशेत आहे ना तो। मग ते तर मग सी, प्रश्न हा आहे, द क्वेश्चन इज वेदर ही इंटॉक्सिकेटेड हिमसेल्फ और वेदर ही गॉट इंटॉक्सिकेटेड विदाउट एनी नॉलेज. देर इज टू डिफरंट थिंग्स. मी दारू पिऊन मारला, दॅट इज अ क्राईम, मला नाही सुट्टी. पण मी बसलोय एका इव्हेंट मध्ये, मला तू आला सर तुमच्यासाठी थम्सअप किंवा बिअर काय असेल ते, या जे असेल ते, पण त्याच्यात तू काहीतरी टॅबलेट टाकली, मला माहितच नाहीये, मी बिअर पिल्याने हलत नाही, ठीक आहे, पण त्यात तू काहीतरी टाकलंय ज्यांनी मी एग्रेशन किंवा ज्यांनी मी माझा तोल जातोय आणि मी असा असा होतोय, मला माहितच नाहीये, मग आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. मग मला टेस्टिंग होणार की सर तुम्ही हे पिलं, तर मला शिवमने दिलं होतं हे. हो, सी त्याच्यामध्ये इंटॉक्सिकेटेड नॉन इंटॉक्सिकेटेडचा प्रश्नच येत नाही. रेप इज रेप. त्याच्यामध्ये विक्टिम वुमन असते आणि करणारा मेल असतो. कन्सेंट कुठे येते? कन्सेंट कुठे? जरी ती नशेर असली तरी दॅट डझंट, जरी ती दारू पिऊन बसली तरी दॅट डझंट गिव्ह यू परमिशन टू हैव सेक्स विथ हर, है ना? ऐसे बहुत बार केसेस हुए लड़कों का कि ये हुआ है, लड़कों ठीक से सुनो, ये लड़कों के लिए है कि पार्टी में जाते हैं लड़के, आप लोग खर्चा करते हो लड़कियों पे, पैसा उड़ाते हो, उनको दारू बीरू पिलाते हो, पार्टी शार्टी करते हो, लड़की आती है मूड में, लड़की आपका हाथ पकड़ेगी, लड़की आपके साथ डांस करेगी और आपको लगेगा ओह शी इज इनटू मी, शी इज इंटरेस्टेड, वो खुद आपको ले जाएगी रूम में, ये हुआ है, सेक्स भी करेगी, अरे आपकी तो 4 चांद लग गए, और सुबह उठने के बाद जब वो होश में आएगी कि उसकी उतर गई अभी, तब बोलेगी रेप किया तूने, निकाल पैसे। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आप संभल के रहो किसके साथ क्या कर रहे हो। दैट जस्ट अ वार्निंग आई एम गिविंग, क्योंकि जिंदगियां बर्बाद हो जाती है वो 2 मिनट के नशे में या मूड में, काही नाही होत, आयुष्य खत्म है की नाही शिवराज? तर तो intoxication is important, and second important that after intoxication that person is incapable of understanding what's happening. वो समझ नहीं आ रहा है उसको, तो इसके लिए कई बार बोलते ना कि दारू पीना है तो अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ पियो, और अगर आपको नहीं डाइजेस्ट होती ना शराब तो मत पियो। शराब तो बहुत ऊपर की बात है, मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूँ। लोग तो आजकल ड्रग्स करते हैं, ये दारू बीरू मतलब वो बच्चे लोग दूध की तरह पीते हैं आजकल के बच्चे। वीड, हीरोइन, कोकेन, ये चल रहा है आजकल, वीड सब चल रहा है, तो उस सिचुएशन में वो नशे में चले जाते हैं, और अगर आपको पता नहीं चल रहा है आप कर क्या रहे हो, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप खुद नशा कर रहे हो और आपके साथ खुद कुछ हो गया, आप प्रूफ कैसे करोगे? जैसे वो लड़की के साथ हो गया, और वो बता भी नहीं सकती घर पे,
लड़के के साथ भी हो सकता है, लकी बॉय है तो तो दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड yes, or at least stay with the people whom you trust, Baba. But again, trust is not a myth. I have couple of friends in my life who I trust blindly. यानी बहुत साल हो गए. They know each and everything about me, and I know each and everything about them. And there is no such thing as jealousy or trust. मतलब बोलना भी नहीं पड़ता है. This is complete transparency. जो है वो है. तो वो ऑनेस्टी है, पर वो डेवलप होने में टाइम लगता है ना, वो आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है. और देखो, इंटॉक्सिकेशन इनवॉलंटरी होना चाहिए. खुद होके पियोगे और दंगा करोगे, गाली गलौज करोगे, तो पुलिस वाले उठा के धोएंगे तुमको. बट आपको किसी ने नशा दिया गया है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, कि आपको पता ही नहीं कि आपको पिलाया किसने या खिलाया किसने. ठीक है, वॉलंटरीली करोगे तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल. ये सेक्शन नहीं बचाएगा. दिस सेक्शन विल नॉट सेव यू. कैनॉट सिंपली से आई वाज ड्रंक और मैंने रेप कर दिया. चलता है ना सर. लंबा अंदर जाओगे बेटा, लंबा. ठीक है. नाउ सेक्शन 24. सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट ऑफेंस रिक्वायरिंग पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज बाय एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन. ठीक है, कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये कहा गया है, अगर आप इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में हो और आपको कोई पर्टिकुलर एक्ट करना पड़ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु वॉलंटरी ड्रिंक्स, मतलब उसने खुद से दारू पिया, एंड दैट पर्सन हैज द नॉलेज कि दारू पीने के बाद मैं गड़बड़ करता हूं, आई डोंट रिमेन नॉर्मल, एंड देन दैट पर्सन कमिट्स दैट, देन दैट पर्सन विल नॉट बी, दैट पर्सन विल बी पनिश्ड. ओके, दैट पर्सन जस्ट कैन नॉट से. फॉर एग्जाम्पल, जैसे शिवम है, बहुत दारू पी ली शिवम ने. ठीक है, शिवम वॉलंटरीली बिकम्स हेवीली इंटॉक्सिकेटेड, बहुत पी लिया, और उसके बाद वो मुझ पे अटैक कर रहा है. जैसे अभी तुमने बात की, दारू पीने के बाद तुमने खुद दारू पी और मेरे पे अटैक किया विद अ डेंजरस वेपन लाइक अ चाकू से तुमने मेरे पे अटैक किया. कैन यू एस्केप लायबिलिटी? नो. आप ये नहीं बोल सकते आई वॉज ड्रंक टू नो व्हाट आई वॉज डूइंग. ये बोल ही नहीं सकते आप कोर्ट में, आपको सजा होगी. ये याद रखना. ठीक है, यू जस्ट कांट से दैट आई वॉज ड्रंक एंड मैं लायबल नहीं हूं. तो इंटॉक्सिकेशन वॉलंटरीली अगर करोगे तो सजा है, इनवॉलंटरी करोगे तो सजा नहीं. बर्डन ऑफ प्रूफ विल ऑलवेज बी ऑन द प्रोसिक्यूशन के ऊपर. ठीक है. नाउ अभी सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 का एक एक करके बताता हूं मैं आपको. अ पर्सन हैज गिवन अ कंसेंट फॉर अ पर्टिकुलर एक्ट. किसी एक इंडिविजुअल ने हाँ बोल दिया कि आप ये मेरे साथ करो, खुद बोला है. देखो ठीक से सुनो. अ पर्सन हैज गिवन कंसेंट कि हाँ ये आप मेरे साथ करो या मत करो, जो भी है, मैंने खुद कंसेंट दी है. सेकेंड, आई एम अबव द एज ऑफ 18. मैं मेजर हूं, 18 साल से मेरी उम्र ज्यादा है, 18 के अंदर निब्बा निब्बी नहीं. आई एम अबव द एज ऑफ 18. सेकेंड. थर्ड, जो भी मैं आपको परमिशन दे रहा हूं करने के लिए, उसमें ऑब्वियसली देयर इज नो इंटेंशन टू किल मी. आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि आप मुझे मार दो, खत्म कर दो, ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए. ओके. और जिससे डेथ हो सकती है, जिससे मैं ग्रीवियसली हर्ट हो सकता हूं, या मुझे किसी भी टाइप का हार्म हो सकता है, ये आपका इंटेंशन नहीं है. मतलब आप गुड फेथ में काम कर रहे हो, जिसको मैंने कंसेंट दी है. ठीक है. अभी ये सेक्शन 25 में दो चीजें इंपॉर्टेंट है. कंसेंट एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड. एक्सप्रेस मतलब मैं स्पेसिफिकली हाँ बोल रहा हूं, हाँ, यस. और इम्प्लाइड मतलब चालते हैं मुझे एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, कंडक्ट, कि आप समझ लो कि भैया, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 25 बॉक्सिंग है, हमारे इंटर कॉलेजिएट में बॉक्सिंग मैच है. तो आप बॉक्सिंग मैच में अगर अपना नाम देते हो तो आपको लग सकती है. आपने खुद उसको कंसेंट दी है, करेक्ट, बॉक्सिंग मैच में.
तो अगर बॉक्सिंग मैच के लिए आपने कंसेंट दी, मतलब आप खुद मौत के कुएं में जंप कर रहे हो। मौत का कुआं, अनदर एग्जांपल, जो स्टंट करते, स्टंटमैन, मौत का कुआं, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप। बॉक्सिंग में अगर आप मर जाते हो, कोई बार बॉक्सिंग में ऐसा भी होता है कि पंच बैठता है जिससे वो आदमी पूरा मेंटली डिसेबल्ड हो जाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप। हाँ, लेकिन दैट मैच, बॉक्सिंग मैच और व्हाट हैज टू गो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, कि डोंट हिट देयर, रूल्स होते हैं ना बॉक्सिंग के भी, वो सेफ्टी गियर पहन के खेलना है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। फुटबॉल, अब फुटबॉल में आपका पैर फ्रैक्चर हो सकता है, आप गिर सकते हो। मार्शल आर्ट्स, फेंसिंग, ओके, कराटे, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है ना, रेसलिंग, तो आपका पैर मुड़ सकता है, आप परमानेंटली ग्रीवियसली हर्ट हो सकते हो, आपका लिगामेंट टूट सकता है, बट यू योरसेल्फ हैव गिवन कंसेंट। तो उस केस में क्या, अगर लीगली लॉफुली अगर वो मैच कंडक्ट की गई है विदाउट एनी मैलिफाइड इंटेंशन, क्योंकि अगले वाले प्लेयर का ये इरादा नहीं होना चाहिए आई वांट टू किल यू। अभी फिलिप ह्यूज करके एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन था, फिलिप ह्यूज, उसको बाउंसर, ऑस्ट्रेलिया की लोकल, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 3 पे बैटिंग करता था, बहुत अच्छा बैट्समैन था वो। उनका जो लोकल क्रिकेट होता है ना, जैसे अपना रणजी है, उनका लोकल क्रिकेट में खेल रहा था, उनका ही बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, उसने बाउंसर डाला, उसको यहां लगी छोटा बिंदु पीछे, क्योंकि ये हेलमेट और गर्दन के बीच में थोड़ा स्पेस रहता है, उधर जाके लगी उसको, वो ऑन द स्पॉट कोलैप्स हो गया, ग्राउंड पे ही मर गया। सबा करीम की एक आंख अनिल कुंबले के बॉल पे फूट गई, तो सबा करीम हमारा विकेट कीपर था, तो उसकी एक आंख बकरे की है, तो आंख गया, वो कुंबले से पैसे लेगा क्या? नहीं। अगर ऐसा कुछ मैच होता है जिसमें कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए, लेकिन मतलब अभी इसमें से कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो ही नहीं है कि अगर स्टिल इट्स अ स्पोर्ट, आप खेलना चालू करते हो, मतलब इट इज इम्प्लाइड कंसेंट, हर बार एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। तुमने खेला ही क्यों? अगर तुम्हें पता है कि भाई ये हो सकता है, क्योंकि अगर मैं आर्चरी खेलता हूं तो मुझे पता है कि अगर मैंने मिस शूट किया तो आगे अगर कोई आ गया तो वो मर सकता है, तो मैं कर रहा हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी। नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे लेदर बॉल पे गेम्स होते हैं हमारे के बीच में, तो लगता है लड़कों को, हाँ, उंगलियां टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है लेदर बॉल की, खेल रहे हैं, हाँ, मरे, गेम है, खेल रहे हैं, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, गुड फेथ में गेम खेल रहे हैं भाई। अब वो मर गया, क्या करें? अब जैसे हमारे सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में लिखा गया है कि अगर वहां पे लाइफ गार्ड या स्विमिंग कोच होगा तो ही आप पानी में उतरिए। अभी हुआ ऐसे कि बहुत देर हो गई, दोपहर की वक्त थी, तो एक बॉडी फ्लोट हो रही थी स्विमिंग पूल में, एक बच्चे की, ऊपर से दिख गया, अरे ये किसका बच्चा है? जब तक हम गए तब तक वो देखा तो वो बच्चा निकल चुका था, द चाइल्ड डाइड। तो वो अभी कोई पॉलिटिशियन का बच्चा निकला वो, तो वो चिल्लाने लग गए, उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोसाइटी की, पेरेंट्स की। भाई तुम्हारा बच्चा क्या है, क्या कर रहा है, उसके लिए हम क्या करें? पूरे सोसाइटी को तो आप हैम्पर नहीं कर सकते। क्या कॉम्पनसेशन लोगे सोसाइटी से? कितने पैसे से आपका बच्चा वापस आ जाएगा? बच्चा तो गया, है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ, उसने तमाशा किया, लोग गुंडे बुलवाए, लिफ्ट जला दी खुद ही की सोसाइटी की। मैंने बोला भाई तू अपनी सोसाइटी की लिफ्ट जला रहा है, तू कैसे जाएगा ऊपर? क्या फायदा? बच्चा मर गया। लिखा है, बोर्ड लिखा है भैया लाइफ गार्ड होगा तो जाना। ये तो अभी क्या क्या उन्होंने सोसाइटी ने दरवाजा लगा के लॉक ही करके रखते हैं, अभी बंद, पानी निकाल देते पूरा स्विमिंग पूल से अभी उस इंसिडेंट के बाद। वही तो, क्यों बनाया? आम आदमी समझदार होता है ना, पर अभी बच्चा 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 होता है, मर गया, किसी को पता ही नहीं है। ऐसे तो क्या फ्लोट हो रहा है भाई? उन्होंने, ये मर तो नहीं गया, तो भागते हुए सब में तब तक दैट किड वाज एग्जैक्टली। वही हमने समझा कि आपका बच्चे का ध्यान आप ही दे सकते, सोसाइटी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा? समझे? तो सेक्शन 25 में स्पोर्ट्स गेम्स ऐसे इवेंट जब होते हैं उसमें कोई कुछ नहीं कर, खेल रहे हैं भाई, खेलते कोई गिर गया, अभी जैसे कोई खेल रहा है और कोई फेंस के ऊपर कांच है, वो बच्चा गिर गया कांच के ऊपर, मर गया बच्चा, अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, इसलिए बता रहा हूं।
तब यहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई होता है, सेक्शन 25। समझ में आया? उसके बाद सेक्शन 26, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट विद कंसेंट। मतलब अगर आप किसी इंसान के भले के लिए कुछ कर रहे हो, किसी इंसान के भले के लिए कर रहे हो, तो वो पर्सन ने भी कंसेंट देना चाहिए, बेनिफिट ऑफ अ पर्सन, दैट पर्सन्स कंसेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो कई बार ऐसे सिचुएशंस में पहले तो गुड फेथ में आप कर रहे हो, कंसेंट भी ले रहे हो, और ऑब्वियसली कोई आपका इंटेंशन नहीं उस इंसान की मौत हो जाए। तो नॉर्मली जब मेडिकल ट्रीटमेंट होती है सेक्शन 26 के अंदर, आप किसी का ऑपरेशन करना चाहते हो, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। आप जब किसी को भी ऑपरेट करते हो, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ इंजुरी। मतलब पर देखो, डॉक्टर का इंटेंशन होगा कि आपको मार दो, खत्म कर दो, बट इफ द सिचुएशन गोज आउट ऑफ हैंड एंड देयर इज नो मेडिकल नेग्लिजेंस, सब सही से हो रहा था, सडनली द पर्सन पेशेंट डाइज, इज द डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल? नो। मेडिकल ट्रीटमेंट करते समय सर्जन अगर कोई नेसेसरी ऑपरेशन कर रहा है, पेशेंट को बोला है, तो कंसेंट फॉर्म पे साइन करके लेते हैं पहले ही। आप नहीं करोगे हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, कंसेंट फॉर्म पे साइन करके लिया, उसके बाद पता चला पेन बढ़ गया सडनली ऑपरेशन करते करते, हार्ट अटैक आ गया ऑपरेशन करते करते, एंड दैट पर्सन पास्ड अवे ड्यूरिंग ऑपरेशन और इवन जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन। हमारे दोस्त के फादर थे, उनको ट्यूमर था पेट में, जब तक ट्यूमर था तब तक सही थे, जब ट्यूमर निकाल दिया 2 दिन में मर गए। मतलब पैसे भी गए और आदमी भी गया। अब उसमें लिए आप डॉक्टर का गला पकड़ोगे? नहीं, उनकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाई। बॉडी के अंदर क्या चल रहा है और ऊपर वाले का बुलावा आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो सेक्शन 26 जो है ना, वो नॉर्मली ये जो डॉक्टर सर्जन होते हैं ना, इनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं आज हम 20 से 26 तक आ गए। अगली बार 27 ऑनवर्ड्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 34 ऑनवर्ड्स प्राइवेट डिफेंस है, बट आई वांटेड टू टेल यू ऑल द एक्सेप्शंस, क्योंकि सिर्फ 19 पे रुक जाते तो मजा नहीं आता। ये भी एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए जो लीगली भारतीय न्याय संहिता में डिफाइंड है। ठीक है, चलो, थैंक यू।